आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार। रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें। शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, आज रेडियो डॉक्टर में क्या है खास, बिल्कुल बताते हैं आपको अभी, क्योंकि हर बार होता है इसमें कुछ खास। आज का विषय नेक पेन, कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। जी हाँ, आज का विषय है गर्दन का दर्द, इसका कारण, लक्षण और उपचार। हमारे साथ हमारे आज के रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं स्पाइन सर्विसेज, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली में। स्वागत करते हैं आज के हमारे रेडियो डॉक्टर का आकाशवाणी के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब स्टूडियो में। नमस्कार शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे एक बार फिर यहाँ आमंत्रित करने का और मुझे मौका देने का गर्दन दर्द के बारे में बात करने के लिए। डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमें देना है, हमारे श्रोता भी घर बैठ के आपको धन्यवाद दे रहे होंगे, क्योंकि आप यहाँ आए हैं और आज जरूर उम्मीद है कि जो ये गर्दन का जो दर्द बहुत आम भी है, इससे उनको कुछ ऐसी चीजें आपसे टिप्स भी मिलेंगे और उनकी जो समस्या है उनका समाधान भी होगा। तो हम श्रोताओं को बता दें कि अगर आपके मन में कोई विचार आ रहे हैं, कोई प्रश्न आ रहा है, नेक पेन से संबंधित आप कुछ जानकारी चाहते हैं, तो सीधे जुड़िए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर अंकुर नंदा हमारे साथ रहेंगे 4 बजे तक। और नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 23421080, 23421084। दिल्ली के बाहर के श्रोता 011 जरूर लगाएं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना चाहते हैं तो नंबर नोट कीजिए 9868107070। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करें, हमारे श्रोता उससे पहले ही शुरू हो जाते हैं डायल करना। तो हमारे श्रोता जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं, ले लें कि गाना बजाएं? पहले मैम ले लेते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है, हमारे श्रोता जरूर खुश हो गए होंगे। आइए, आ जाइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। नमस्कार। हेलो जी, बताएं। डॉक्टर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। डॉक्टर, मुझे ना 4-5 दिन से ना नेक में पीछे शोल्डर की, जो मेरा राइट साइड का शोल्डर है ना, और पीछे की साइड पेन हो रहा है उसमें काफी। जैसे कि मैं गर्दन को मूव करती हूँ, जैसे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो ज्यादा पेन होता है। जी, आप कौन बोल रही हैं ये भी जान जाएंगे तो अच्छा लगेगा हमें। कहाँ से बोल रही हैं? मैं दीपिका बोल रही हूँ, उत्तम नगर से। जी दीपिका जी, डॉक्टर साहब बता रहे हैं आपको। दीपिका जी नमस्कार। मुझे ये बताएं, ये जो दर्द आपको गर्दन में दाईं तरफ की तरफ हो रहा है, ये बताइए, साथ में कोई दर्द हाथ में भी आ रहा है क्या, बाजू में, या कोई सुनपन हो रहा है? नहीं डॉक्टर, बाजू में तो नहीं है, बस ये पीछे नेक की साइड ही है जी। और आप जब नेक मूव कर रही हैं लेफ्ट और राइट को, तो क्या दर्द बढ़ता है दोनों में से एक तरफ में? हाँ जी, राइट की साइड ही बढ़ता है दर्द। जैसे मैं राइट साइड मूव करती हूँ ना, तब सुबह उठ के जैसे राइट साइड तो ज्यादा पेन होता है। जी मैम, ये जो पेन आपको गर्दन घुमाने से हो रहा है, मोस्टली जो राइट साइड की मसल है, जिसको हम ट्रेपीजियस मसल कहते हैं, उसका स्पाज्म लग रहा है, इसलिए एक तरफ को घूमने में दर्द हो रहा है और दूसरे में नहीं हो रहा है। यूजली मैडम ये स्पाज्म्स जो हैं, अगर हम कुछ गलत पोजीशन में सोते रह गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अगर स्क्रीन टाइम हमारा कुछ हाल ही के दिनों में रहा है, उनसे ये स्पाज्म्स हो जाते हैं। सो मेरी सलाह ये है कि कुछ 5 से 6 दिन के लिए हम एक पेन किलर मसल रिलैक्सेंट ले सकते हैं, और साथ में कुछ गर्म पानी की सिकाई करें, और कोई भी जेल जो हमारे घर पे हो, जो बाम हो लगाने वाला, उसको लगाइए, तो मैम ये पेन बेहतर हो जाएगा। ये पेन तो चला जाएगा, वापस पेन ना आए, उसके लिए आप अपनी नेक पोजीशंस का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, गर्दन का दर्द, कारण और लक्षण, उपचार, आज हम जो विषय लेकर आए हैं, इसमें हमारी शुरुआत ही हमारे एक श्रोता से हुई है जिन्होंने फोन लाइन पर हमसे कांटेक्ट किया। बहुत सारे इसी तरह से श्रोता, हमको जरूर कोशिश करेंगे कि आपके साथ बातचीत हो पाए, और व्हाट्सएप भी हमारा खुला हुआ है। तो एक प्रश्न बस मैं करूंगी, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, म्यूजिकल ब्रेक, कि ये जो गर्दन का दर्द होता है, ये किन किन कारणों से हो सकता है? मैम देखिए, ये जो गर्दन के दर्द हैं, जैसे ये श्रोता थी दीपिका जी, टिपिकली इसी तरह से दर्द होते हैं, जिसमें कि पेशेंट को अपनी गर्दन एक या दूसरी तरफ घुमाने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और इसका सबसे सामान्य रूप से देखा जाने वाला कारण है हमारी जीवन शैली। आजकल हम कंप्यूटर्स और मोबाइल्स में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, और हमारी गर्दन की जो पोजीशन है, स्पेशली मोबाइल में मेंटेन करना बड़ी मुश्किल होती है। मोबाइल को आप हाथ में पकड़ते हैं और गर्दन आगे की तरफ झुकी रहती है, जिस कारण से मांसपेशियां थक जाती हैं, फटीग हो जाती हैं और दर्द देने लगती हैं।
जी, तो इसी बारे में हम और भी बात करेंगे। गर्दन का दर्द क्यों होता है, क्या कारण है, क्या लक्षण है, कैसे इसको पहचाना जाता है, कैसे उपचार किया जा सकता है, कैसे बचाया जा सकता है। तो उम्मीद है कि 4 बजे तक हम इन सारी बातों को अपने श्रोताओं तक पहुंचा पाएंगे। हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर, आइए इनसे बात करें। डॉक्टर साहब, हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका। शालिनी मैडम जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। नमस्कार चड्ढा जी, प्रश्न कर लें। डॉक्टर साहब को सादर प्रणाम। नमस्कार चड्ढा डॉक्टर जी। साहब, मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मैं राइट साइड पे देखता हूँ तो गर्दन में पेन होती है। नंबर 2, जो ये गर्दन में पेन होती है, ये सर्वाइकल की निशानी है क्या? चड्ढा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सवाल को। और एक्चुअली मैं ये डिस्कस भी करना चाह रहा था। देखिए, आपने कहा कि ये सर्वाइकल की निशानी है क्या। सो हमें समझना है। देखिए, बहुत बार मेरे पास आउट पेशेंट में पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि सर हमें सर्वाइकल हो गया है। देखिए, आप इस बात को समझिए, सर्वाइकल जो ये शब्द है, ये एक मेडिकल टर्म है जिसको कि हम गर्दन के क्षेत्र को बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमारे गर्दन का एरिया सर्वाइकल है, मिडिल बैक का एरिया थोरैसिक है और लोअर बैक का एरिया लंबर है। तो पहले तो हमें यह समझना है कि सर्वाइकल नाम का शब्द सिर्फ हमारे गर्दन के बारे में बात कर रहा है, वो कोई बीमारी नहीं है ना, पहली चीज। दूसरा, हमने कई बार देखा है कि कई बार पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर मुझे स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, मेरे एक्सरे की रिपोर्ट में आया है ना। हमें ये भी समझना है कि स्पॉन्डिलोसिस कोई बीमारी नहीं है, ये एक्सरे की रिपोर्ट में लिखा जाता है और इसका मतलब होता है कि उम्र के साथ होने वाले जो बदलाव रीढ़ की हड्डी में दिखते हैं उन्हें स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। तो देखिए सर, उम्र के साथ बदलाव तो सभी की रीढ़ की हड्डियों में थोड़े बहुत ऊपर नीचे दिखने ही वाले हैं और आपकी रिपोर्ट में आने ही वाला है। तो आप इसको ये ना समझें कि कोई बीमारी हो गई है। स्पॉन्डिलोसिस सिर्फ उम्र होने की एक निशानी है। सो स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस में फर्क है, तो आप स्पॉन्डिलोसिस शब्द से भी ना घबराएं। अब आते हैं सर आपकी गर्दन की दर्द के ऊपर। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आपको गर्दन को लेफ्ट और राइट शिफ्ट करने में पेन हो रहा है। अगर ये पेन अभी कुछ ही दिनों से है, मोस्ट प्रोबेबली ये मसल का स्पाज्म, मांसपेशियों का गठान होगा जो कि आपको तंग कर रहा है। और ये सिंपल कुछ दर्द की दवाइयों, मसल रिलैक्सेंट्स, मसाज से बेहतर हो जाएगा। पर मान लीजिए अगर ये दर्द आपको 6 महीने, 9 महीने, साल से चल रहा है, तो फिर मेरे हिसाब से कुछ और चेंजेस ज्यादा आ गए हैं, हड्डियां कुछ शायद बढ़ रही हो, आर्थराइटिस हो रहा हो, जिसकी वजह से ये गर्दन दर्द हो रहा है। तो फिर उसके लिए हमें डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। कुछ एक्सरे से ज्यादा हमें नॉलेज मिल पाएगी इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। डॉक्टर साहब, आप बार बार बोल रहे हैं कि अगर कम समय हुआ है दर्द होते हुए तो कोई ऑइंटमेंट लगाएं, सही पोस्चर रखें तो ठीक हो सकता है। तो हमारी एक श्रोता है नीना दिल्ली से, वो लिख रही हैं कि ऐसा कोई ऑइंटमेंट आप बता सकते हैं, तो कोई जेनरिक ऑइंटमेंट हो तो बताएं। देखिए, कोई ऐसा जादुई ऑइंटमेंट नहीं है, पर जनरल जो हम समझें कि ऐसा ऑइंटमेंट जिसमें कि डिक्लोफेनेक करके एक दवाई आती है जो कि दर्द की दवा है, कैप्साइसिन जो कि हमें हमारी स्किन को थोड़ा सा इरिटेट करती है जिससे हमें दर्द में आराम मिलती है। और आजकल कुछ ऑइंटमेंट आ रहे हैं जिनमें गाबापेंटिन नाम की दवा भी आ रही है जिससे कि थोड़ा नसों वाला दर्द भी लगाने से बेहतर होता है। तो कुछ इस मिश्रण वाले जो जेल अगर अवेलेबल हो मार्केट में, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, उन्हें यूज किया जा सकता है। जी, जैसे अभी चड्ढा जी ने भी प्रश्न किया डॉक्टर साहब कि इनको पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की आपने बात की, स्पॉन्डिलाइटिस की भी बात की, तो क्यों आजकल इतना ज्यादा सुनने में आ रहा है कि गर्दन के दर्द और कमर का दर्द भी कहें, शोल्डर पेन भी, तो ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है इसमें? मैम देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, मैन जो है, आदमी जो है, अभी एक अर्बन लिविंग बीइंग हो गया है ना। हमारा जो पुराने जमाने में फिजिकल एक्टिविटी जितनी रहती थी, कसरत जितनी रहती थी, जितना हमारी भागदौड़ रहती थी, वो जरूर कम हो गई है और हम ज्यादा स्क्रीन्स पर लिमिट हो गए हैं। और पहले तो चलो कंप्यूटर्स थे, अब हम छोटे लैपटॉप्स और मोबाइल्स की तरफ जो है उसकी तरफ चले गए हैं। और हमें पता है कि इन छोटी स्क्रीन्स में अपनी पोजीशन मेंटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारी स्क्रीन एडिक्शन भी रहती है। एक आम आदमी एटलीस्ट 3 घंटे से 4 घंटे तो स्क्रीन पे स्पेंड कर ही रहा है, चाहे वो उसका काम हो या ना हो। तो ये सारे कारण जो है मैम, गर्दन की पोजीशन, सब मिले जुले कारण हैं जो कि गर्दन के दर्द को बढ़ाते हैं। और फिर जो उम्र के साथ बदलाव हो रहे हैं उनके साथ ये जीवन शैली के बदलाव मिलकर फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जी, इसी तरह का एक प्रश्न किया है यशपाल जी ने द्वारका से कि क्या एक्सेसिव ड्राइविंग, रॉन्ग पोस्चर और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, ये सारे भी कारण हैं क्या इसके लिए? जी बिल्कुल यशपाल जी, आपका कहना सही है। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, सो लॉन्ग ड्राइविंग में भी
हमारी जो नेक पोजीशन है अल्टीमेटली खराब होने लगती है। इसलिए मैं अपने जितने भी पेशेंट्स हैं उनको एडवाइस करता हूं कि जब भी आप लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं तो आप मेक श्योर करिए कि एक ड्राइव अगर मान लीजिए आपकी 5 से 6 घंटे की है तो उसको एटलीस्ट 2 ब्रेक्स में जरूर करिए। आप हर 1.5 घंटे 2 घंटे में एक ब्रेक जरूर लें, गाड़ी से उतरें, थोड़ा स्ट्रेच आउट करें, आसपास की जगह का मजा लें, चाय पिए और फिर आगे बढ़े, क्योंकि इससे आपकी कमर की डिस्क, गर्दन की डिस्क, शोल्डर्स, इन सभी को आराम मिलता है। क्योंकि आप हाईवेज पे जा रहे हैं, आपने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है और शोल्डर्स एक कंटिन्यूअस अबडक्शन पोजीशन में उठे हुए रहते हैं, जिससे कि मसल्स स्पाज्म में जाते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग ड्राइव्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ब्रेक लेकर जरूर गाड़ी चलाएं। लगभग कितनी देर में ब्रेक लेना चाहिए? मैम हर 1.5 घंटा 2 घंटा 1.5-2 घंटे में ब्रेक लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आप जो रास्ते का मजा भी लेते जाएं, है ना। ड्राइव कर रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो सिर्फ एक ड्राइव करके एक गंतव्य तक पहुंचने का आप मत सोचिए, आप उसको एंजॉय कीजिए। और एंजॉय आप तब करेंगे जब आप रुकेंगे, आसपास देखेंगे, निहारेंगे। डॉक्टर साहब हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर हैं, आइए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं पीपी गौतम बोल रहा हूँ जी, मेरठ से। जी बोलिए। और मेरा निवेदन है कि मुझे पूछना है कि डायबिटिक न्यूरोपैथी क्या होती है और डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या वो ठीक हो जाती है, क्या उसकी लगातार जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है? गौतम जी धन्यवाद आपके सवाल का। देखिए डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर हमारे शुगर लेवल्स कई सालों तक रहे हैं तो उनसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी से बाहर की नसें, जो बाहरी नसें होती हैं जिनको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, वो खराब होने लगती हैं और उसकी वजह से मरीज को अपने हाथों के एरिया में और पंजे के एरिया में काफ़ी सुनपन और चींटियां जैसी उनको आभास होता है। इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। सर इसका बेसिकली इलाज थोड़ा मुश्किल है, इसलिए प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर ऐसे कहा जाता है। तो आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें, डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, तो फिर ये आपको तंग नहीं करेंगी। और अगर आपको हो भी रही है तो कुछ दवाइयां हैं सर जो कि नसों को थोड़ा शांत करने में मदद करती हैं, जिससे फायदा मिल सकता है और शुगर को कंट्रोल में रखना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। हमारे पास मैसेजेस भी बहुत सारे आ गए हैं डॉक्टर साहब। हमारे एक श्रोता हैं नेहा, मुंबई से, लिख रही हैं कि मैं डेस्क जॉब करती हूँ पिछले 10 सालों से। आई हैव सीवियर नेक एंड शोल्डर पेन एंड विटामिन B12 एंड विटामिन D डेफिशिएंसी ऑल्सो। और जब मैं नेक रोटेट करती हूँ तो कट की आवाज भी आती है और मुझे लो बैक पेन भी रहता है। डॉक्टर ने मुझे जब बताया तो उन्होंने ये कहा कि आपकी सारी समस्याएं डेस्क जॉब के कारण है। तो ये क्या सही है कि कुछ और इनकी समस्या है? नेहा जी देखिए, अगर ये दर्द आपका गर्दन और कमर के या पीठ के ऊपर के भाग तक सीमित है और हाथों में कोई करंट या कोई सुनपन नहीं आ रहा है, कोई दर्द नहीं आ रही है, तो फिर आई थिंक डॉक्टर साहब का जो डायग्नोसिस है वो ठीक दिशा में है। आपके जैसे मरीज हम इनको शनिवार के मरीज या सैटरडे पेशेंट्स कहते हैं, क्योंकि यूजुअली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से होते हैं, सैटरडे को छुट्टी होती है और सैटरडे की ओपीडी में बहुत आपकी उम्र के ही मरीज हमें देखते हैं। देखिए होता क्या है, अगर आप आज अपने को शीशे में देखेंगे, जहां तक मुझे लगता है आपके दोनों कंधे जो है मैडम, आप देखेंगे कि आगे की तरफ राउंड हो गए हैं और गर्दन जो है वो आपके बॉडी पे नहीं जबकि थोड़ी आगे को बेंट है, जिसको कि हम लोग फॉरवर्ड थ्रस्ट कहते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि हम पूरे टाइम मॉनिटर की तरफ देख रहे होते हैं और हमारे दोनों हाथ या तो कीबोर्ड या माउस पर लगे होते हैं। इससे हमारे कंधे जो हैं वो गोल हो जाते हैं और सिर जो है आगे की तरफ चला जाता है। अब आप इस तरह को समझिए कि हमारे जो हेड की पोजीशन है वो बिल्कुल बॉडी पे, हमारे थोरैक्स पे सेंटर्ड होनी चाहिए, ताकि हमारे मांसपेशियों को कम काम करना पड़े। आप इस तरह से समझिए जैसे कि मान लीजिए आपने एक ग्लास पकड़ा है अपने हाथ में और बॉडी से दूर पूरी कोनी सीधी करके पकड़ा है, आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं पकड़ पाओगे। बट उसी ग्लास को अगर आप अपनी छाती से लगा के पकड़ेंगे तो आधा घंटा 1 घंटा भी इजीली पकड़ पाएंगे, क्योंकि हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो दूर हो गई है। उसी तरह अगर गर्दन आगे को गई हुई है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे होने के कारण हमारी मांसपेशियां जल्दी थकती हैं। तो हमें ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसी पोजीशन लेनी है कि हमारा जो सर है वो धड़ पर बिल्कुल सेंटर्ड रहे, हमारे कंधे जो है बिल्कुल स्क्वेयर्ड रहे, गोल ना हो। और इससे आपकी मांसपेशियों को कम काम करना पड़ेगा और आपकी गर्दन का दर्द भी सुधरेगा। सो एक्सरसाइज और पोस्चर इज द की टू गेट आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, आपने जब इनका समस्या का समाधान आप बता रहे थे तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया कि आपने बोला कि हमारे कंधे राउंड हो जाते हैं आजकल, इतना ज्यादा डेस्क वर्क है। तो ये बच्चों के लिए तो बहुत हानिकारक होगा, जहां पर वो ग्रोइंग एज है उनकी और जहां पर वो बॉडी बन रही है, उनकी डेवलप हो रही है। तो ये किस तरह से लॉन्ग टर्म में बच्चों को परेशान करेगा? ये
मैम आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और हमारे लिए भी ये एक कंसर्न का विषय है कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखिए बच्चों को अभी हमें ये कहना कि चलो आप सीधे बैठो या कसरत करो बहुत मुश्किल है ना। चंचल होते हैं और बात जरूर उनकी इंटरेस्ट की होगी तो सुनेंगे, है ना। तो हम यूजुअली ये रेकमेंड करते हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करें, बिकॉज स्पोर्ट्स जो हैं वो आपकी मांसपेशियों को हर तरीके से हेल्प करती हैं। तो चाहे फिर वो बास्केटबॉल हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कोई भी टाइप का स्पोर्ट बच्चे को एटलीस्ट रोज 1 घंटा जरूर खेलने के लिए भेजें। आप देखेंगे कि अपने आप उनके पोस्चर्स और मसल स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव होगी। देखिए कंप्यूटर्स हमारी जीवन का अंग है और वो रहने ही वाले हैं, पर उसके साथ हमें अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रखना है, हमें वो देखना है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी जी प्रश्न करें। मेरा यह प्रश्न यह है, जैसे हम लोग अक्सर कुर्सी पर बैठते हैं, काफी टाइम उस पर गुजारते हैं, तो शाम को ये 3-4 बजे के टाइम से मतलब कमर में और ये दर्द ऐसा महसूस हुआ करता है, तो ये मतलब कोई परेशानी है, कोई बीमारी है क्या, या नॉर्मल किस तरह से हुआ करता है? शाम को इनको दर्द हो जाता है, कुछ इस तरह की बात आपके स्पष्ट तो नहीं आई है हमें जो समझ में आया। जी सर, मुझे जो समझ आया कि आपका कुर्सी पर बैठने का काम बहुत है और शाम के 4 बजे तक बैठने में दर्द शुरू हो जाता है। सर देखिए वही हम बात अभी तक कर रहे थे कि जैसे हम गाड़ी से कह रहे थे कि हर 1-1.5 घंटे में आप ब्रेक लीजिए। सर आप अपना जरूर काम करें 8 घंटे का, पर आप मेक श्योर करिए कि हर 1 घंटे में आप 5 मिनट के लिए अपनी कुर्सी से खड़े हो रहे हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट कर रहे हैं। फिर चाहे वो आप किसी से बात करने चले जाएं, पानी पी रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, जो भी है, पर अपने डेस्क से जरूर खड़े होके 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है, थोड़ा स्ट्रेच आउट करना है, वॉक करना है। एंड आप सरप्राइज हो गए कि एट द एंड ऑफ द डे जितना आपको दर्द हो रहा था उससे कहीं कम दर्द या थकान महसूस होगी ये पोजीशन चेंज करने से ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब हमारे श्रोता हैं शिमला झुंझुनू राजस्थान से दिनेश शर्मा, ये लिख रहे हैं कि क्या सर्वाइकल के कारण चक्कर भी आ सकते हैं और अगर आते हैं तो इससे कैसे बचाव किया जाए, उपचार क्या है? सर्वाइकल का चाह रहे हैं ये। दिनेश जी आपकी बात सही है, सर्वाइकल के कारण चक्कर जरूर आ सकते हैं, पर आप इस बात को भी समझें कि चक्कर कई बार कई अदर कारणों से भी हो सकते हैं। सो पहले हमें समझना है कि कौन सा चक्कर है जो गर्दन से रिलेटेड है। अगर आपके गर्दन में काफी दर्द है और मसल्स में स्पाज्म हो रहा है, मांसपेशियां जकड़ रही हैं और चक्कर आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये गर्दन की वजह से है। वो चक्कर जो बिना किसी दर्द और बिना किसी जकड़न के हुए हैं, अनलाइकली है कि वो गर्दन की वजह से हों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गर्दन के दर्द का रीजन पता कर लेंगे, जिस कारण से भी दर्द हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो गर्दन से रिलेटेड चक्कर हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं। कुछ गर्दन के चक्कर के लिए दवाइयां भी आती हैं जिनका हफ्ते 10 दिन के लिए अगर उन्हें लिया जाए, साथ में गर्दन की एक्सरसाइजेस की जाए और दर्द के कारण का पता कर लिया जाए, तो ये चक्कर भी अपने आप कंट्रोल हो जाते हैं। बट अगर इन सब चीजों को करने के बावजूद भी आपके चक्कर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरी सलाह है कि 2 डॉक्टरों से मिलना है और एक विटामिन की जांच करनी है। वो 2 डॉक्टर कौन है? एक न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन साहब, जो कि हमारी ब्रेन और हमारे पेरिफेरल नर्व्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, क्योंकि कई बार ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। और दूसरा कान के डॉक्टर, क्योंकि अगर हमारे कान में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कान हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन होता है और वो भी चक्कर देता है, तो इन 2 डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिए। और तीसरा विटामिन B12 का टेस्ट। विटामिन B12 कम होने से भी कुछ लोगों को चक्कर आता है और जितने भी हमारे शाकाहारी दोस्त हैं उनमें विटामिन B12 कम होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको चक्कर आ रहा है, आप वेजिटेरियन हैं, मेरे हिसाब से सबसे इजी चीज है कि पहले आप विटामिन B12 चेक कर लो, वो अगर कम है उसको सप्लीमेंट करना है, और अगर वो भी ठीक है तो फिर इन 2 डॉक्टर्स, रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर के सिवाय, इनकी सलाह ली जा सकती है। जी डॉक्टर साहब आपने बताया है कि कब कब डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ये भी बताएं कि कितना सीरियस हो सकता है अगर किसी को नेक पेन है और आते जाते होता रहता है, तो और कभी कभी ये गर्दन तक भी फैलता है, कभी कभी हाथ तक भी आ जाता है, तो कितना सीरियस है, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी मैम देखिए ये अच्छी चीज है कि 90% गर्दन के दर्द जो हैं वो सामान्य दर्द हैं, सीरियस दर्द नहीं है। बट एक अच्छा क्वांटिटी है, 10% लोग ऐसे भी हैं जिनका ये जो दर्द है ये किसी बड़ी प्रॉब्लम को दर्शाते हैं। सो अगर किसी को गर्दन दर्द हो रहा है और साथ में बुखार आ रहा है, तो फिर हमें डर रहता है कि ये संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकती है, तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। अगर गर्दन दर्द के साथ आपको लगता है कि हाथ में कोई खिंचाव आ रहा है, हाथ में दर्द हो रही है, हाथ में सुइयां चुभ रही हैं,
ये इस चीज की निशानी है कि कहीं ना कहीं गर्दन की कोई नस दब रही है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे समय में रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। तीसरा, अगर आपको गर्दन का दर्द है, साथ ही साथ आपको लग रहा है कि आप चलने में आपका बैलेंस बिगड़ रहा है, या मान लीजिए हाथ से चीजें छूट रही हैं, हाथ से बटन बंद करना खोलना मुश्किल हो रहा है, या आपके हस्ताक्षर बदल रहे हैं, सिग्नेचर राइटिंग चेंज हो रही है, ऐसे लक्षण जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के लक्षण होते हैं और गर्दन दर्द के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम रियलाइज नहीं करते, पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सो 3 चीजें, अगर आपकी राइटिंग चेंज हो रही है, बटन बंद करने में खोलने में दिक्कत हो रही है, या बैलेंस चलने में मुश्किल आ रही है, हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, और साथ में गर्दन दर्द है, तो इमीडिएटली स्पाइन सर्जन साहब या हड्डी के डॉक्टर साहब को दिखाना है और उनकी सलाह लेनी है। क्या डॉक्टर साहब हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है? इस नेक पेन क्या कोई और मेजर डिजीज की तरफ इशारा भी कर सकता है? जी मैम, एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा है और कई बार हमने देखा है। देखिए क्या होता है कि क्लासिकली जब कोई हार्ट का लेट से अटैक होता है, या जिसको हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं, तो पेशेंट को जो दर्द है वो छाती से होकर बाएं हाथ की तरफ जाता है, और गर्दन का दर्द भी जो है वो हाथों की तरफ जा सकता है। और कई बार जो गर्दन के मरीज होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, और वो एक्चुअली रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर की जगह कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। सो देखिए, कुछ चीजें सरल चीजें हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये हार्ट का दर्द है कि या ये गर्दन से दर्द रिलेटेड है। सो पहली चीज, अगर वैसा दर्द है जो हाथ में आ रहा है पर साथ में कोई सुनपन, कोई करंट, कोई चींटियां चलने जैसी कोई फीलिंग नहीं है, तो फिर ये हो सकता है कि कार्डियक रिलेटेड हो और स्पाइन से ना हो, क्योंकि स्पाइन का दर्द हमेशा इन चीजों से रिलेटेड रहता है। दूसरा, एक सिंपल टेस्ट है जो आप खुद कर सकते हैं। जिस हाथ में दर्द हो रहा है, आप उस हाथ को उठाकर अपने सिर के ऊपर रख लें। अगर सिर के ऊपर रखने से दर्द इमीडिएटली चला गया या कम हो गया, तो मोस्टली ये गर्दन का दर्द है। और अगर दर्द में कोई फर्क नहीं आया, तो फिर ये छाती के दर्द या हार्ट के दर्द से रिलेटेड हो सकता है। ऑल्सो ये समझना है कि अगर ऐसा दर्द है जो हाथ में आ रहा है और साथ में काफी एसिडिटी हो रही है, पसीने आ रहे हैं, या जबड़े की तरफ जॉ में पेन आ रहा है, तो ये डेफिनेटली सर्वाइकल दर्द नहीं है, ये हार्ट का दर्द है, हार्ट से रिलेटेड है। इमीडिएट हमें कार्डियक सपोर्ट की जरूरत है। तो इन चीजों से हमें पता लग सकता है। जी, तो बहुत सारी बातें ऐसी आप बता रहे हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं, और सुन के आप इस चीज को, तो हम पहले एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आते हैं। आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा, आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, आपके मैसेजेस भी शामिल करेंगे, फोन कॉल्स भी शामिल करेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आज के हमारे रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर अंकुर नंदा। आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं स्पाइन सर्विसेज, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। और आज हम बात कर रहे हैं नेक पेन कॉजेज एंड सिम्टम्स पर, गर्दन का दर्द, कारण और लक्षण। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप हमसे सीधे फोन करके डॉक्टर से जुड़ सकते हैं। 23421080, 23421084 हमारे 2 फोन लाइंस हैं, और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता, इन्होंने हमें मैसेज किया है कि मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से। इन्होंने लिखा है कि चलते समय चक्कर आना, अनबैलेंस हो जाना, क्या ये बीमारी के लक्षण हैं? क्या फिजियोथेरेपी करने से फायदा होगा? और क्या नसों की कमजोरी से भी ऐसा होता है? बहुत सारी चीजें लिखी हैं। टांग में दर्द होता है, डिस्क खिसकना, गैप होना, क्या ये सब भी सर्वाइकल के कारण होता है? नेक पेन जो होता है इसके कारण? सर देखिए, जो आपको चलते समय ऐसा लग रहा है कि चक्कर आ रहे हैं या बैलेंस खराब लग रहा है और गिरने जैसा महसूस होता है, अगर ये सब हो रहा है सर, आपको डेफिनेटली डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे रीढ़ की हड्डी में गर्दन या फिर मिडिल बैक, थोरेसिक एरिया में नस के दबने के कारण हो सकता है, बैलेंस खराब हो सकता है, और ये चीज़ें थोड़ी अर्जेंट चीज़ें हैं, तो आप इसको इग्नोर ना करें और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। जो आपको कमर में दर्द और पैरों में दर्द आ रहा है सर, उसका गर्दन से रिलेशन होने का चांस कम है। हो सकता है कि गर्दन के साथ साथ लोअर बैक में भी डिस्क की प्रॉब्लम हो रही हो, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर साहब से जरूर मिलिए सर, इसको आप डिले ना करें। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो जी। हाँ, शालिनी मैम को शालिता से ही नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर अंकुर को भी नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, राजेंद्र मेरा नाम है, और गुजारिश मेरी ये है कि पहले तो आप ये बताएं कि ये स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फर्क है,
और दूसरा सवाल मेरा ये है सर, मेरे को क्या है कि वैसे तो मेरे को शोल्डर में भी प्रॉब्लम है और हिप्स में भी प्रॉब्लम, मतलब बैक की भी प्रॉब्लम है, नेक की भी। पर नेक में जो है राइट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम है। गर्दन में बाई तरफ हड्डी मेरी कट करती है, दाएं बाएं आगे पीछे हाथ अगर मैं मूव करूँ तो दाएं हाथ की तरफ मतलब वहाँ मेरी गर्दन में बहुत दर्द होता है। और जो दोनों हाथों की उंगलियां हैं, लास्ट फिंगर है, इनमें भी सर सुन पना रहता है या ऐसा लगता है करंट आ रहा हो सर। जी जी। सर आपके 2 सवाल थे, एक एक करके लेते हैं। पहले स्पॉन्डिलोसिस और स्पॉन्डिलाइटिस में क्या फर्क है? आप ऐसे समझे सर, स्पॉन्डिलोसिस का मतलब है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो उम्र के साथ होने वाले नॉर्मल बदलाव हैं, जो किसी भी पेशेंट में हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति में हो सकते हैं, पेशेंट ना हो, वो स्पॉन्डिलोसिस है। स्पॉन्डिलाइटिस शब्द यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है सर जब वहां पर कोई सूजन हो रही है। अब ये सूजन किसी भी कारण से हो सकती है, कुछ गठिया के अगर बीमारियां हों उससे हो सकती है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा हो उससे हो सकती है। सो स्पॉन्डिलाइटिस नाम का शब्द जो है वो ज्यादा बीमारी की तरफ इशारा करता है, और स्पॉन्डिलोसिस जो है नॉर्मल होने वाले बदलाव जो कि बिना कोई सिम्टम क्रिएट भी हो सकते हैं उसकी तरफ इशारा करता है। अब आते हैं सर, जो आपके दर्द हो रहा है, आपने कहा कि जब मैं अपनी दाईं तरफ की हड्डी मूव करता हूं तो दर्द होता था। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप कंधे की बात कर रहे हैं? जब कंधा मूव करते हैं तो आवाज आती है? उन्होंने कहा था कि कट की आवाज आती है। हाँ, ये आवाज। अच्छा जी। सो देखिए, कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में दर्द हो रही होती है, हमें लगता है कि शायद गर्दन से दर्द हो रही है, पर ये वाले जो दर्द हैं जिसमें कट की आवाज आ रही है हमारे हाथ मूव करते समय, ये हमारे कंधे के दर्द होते हैं, जिसमें कि कई बार फ्रोजन शोल्डर होता है और कई बार हमारी जो कंधे की हड्डी है वो हमारी शोल्डर ब्लेड के नीचे फंस रही होती है, जिसको इम्पाइंचमेंट सिंड्रोम बोलते हैं, उससे भी ये आवाज आती है। एक सरल तरीका है जानने का कि ये गर्दन का दर्द है कि कंधे का। अगर आपने हाथ अपने बॉडी के साइड में रखा हुआ है, बिल्कुल हाथ नहीं हिल रहा है और दर्द हो रही है तो गर्दन का दर्द है, और बिना हाथ हिलाए कोई दर्द नहीं है तो मोस्टली कंधे का दर्द है। दूसरा, हम हाथ को पीछे की तरफ घुमाकर देख सकते हैं, जैसे कि हम अपनी पीछे की रीढ़ की हड्डी को टच करने की कोशिश करें, और इसको घुमाने में अगर दर्द बढ़ता है तो फिर ये कंधे से हो रहा है, और ऐसे करने में दर्द कोई इंक्रीज नहीं होता तो फिर वो रीढ़ की हड्डी का दर्द है। तो हमें समझना है कि ये जो कट की आवाज आती है ये यूजुअली कंधे के घूमने की वजह से आती हैं, और शोल्डर स्पेशलिस्ट को या फिर हड्डी के डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए उसके लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सरिता लिख रही हैं मेरठ से, आपने बोला कि कंधे आजकल गोल होने लगे हैं। ये बात लोगों को काफी पता नहीं अच्छी लगी है, बुरी लगी है, पर दे आर वेरी कॉशियस एंड वांट टू नो कि ये कंधे गोल होते हैं, कैसे पता लगता है, कैसे बचाया जा सकता है, ये सारी चीजें उनके मन में आ रही हैं। सो देखिए, कंधे गोल होने से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर मान लीजिए आप साइडवेज खड़े होकर अपनी फोटोग्राफ लेते हैं तो एक नॉर्मल पेशेंट जिसका पोस्चर ठीक है, ऐसा दिखना चाहिए कि जब आपने साइड से फोटो ली तो आपकी गर्दन जो है बिल्कुल आपकी लोअर बॉडी पे पोजीशनड है, और आपके जो कंधे हैं वो बिल्कुल सिर्फ एक कंधा दिखाई देगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई देंगे अगर फोटोग्राफ लेंगे आप तो। पर अगर राउंडेड शोल्डर्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपकी पीठ पीछे दिखेगी, शोल्डर्स आगे को दिखेंगे और गर्दन और भी आगे दिख रही होगी साइड के फोटोग्राफ से। हंचबैक जैसे हंचबैक जैसे हम कहते हैं, हंचबैक जैसी ही पिक्चर है, और कंधे भी आगे को चले गए हैं। तो जैसे ही आप ये फोटोग्राफ देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी गर्दन कितना आगे को पीठ से गई हुई है। अगर ऐसा है तो फिर इसको पीछे लाने की जरूरत है, जो कि सिर्फ और सिर्फ कसरत से आएगा। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार करता हूँ, मैं मैडम को नमस्कार कर रहा हूँ जी। मैं मेरे बॉडी में करीब 6 महीने से पेन रहता है, रात में सोने के टाइम ज़्यादा हो जाता है, और कोई एक्सरसाइज करने के टाइम मुझे कोई पेन नहीं होता, ठीक ठाक रहता है। और ये दर्द जो कोहनी में है दोनों साइड में, और कंधे में, राइट साइड के कंधे में ऊपर होता है, और ये जो लो पोर्शन है कमर का यहाँ पर होता है ये दर्द जी। और थोड़ा पैरों में भी हो जाता है, घुटने में राइट साइड के। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 72 का है। जी जी। सर देखिए, अगर आपको रात को सोते वक्त ही दर्द हो रहा है, यूजुअली ये सोने वाले दर्द आपकी एज में, जैसे हम अगर साइड को सो रहे हैं तो जैसे किसी कंधे में अगर दर्द है तो उस कंधे पे सोने के कारण दर्द शुरू हो जाता है पर्टिकुलर पोजीशन में, या नीचे मान लीजिए अगर कोई हिप में आर्थराइटिस हो रहा है उसी पर सो रहे हैं तो ग्रेटर ट्रोकेंट्रिक एरिया में जो हमारी कूल्हे की हड्डी है उस एरिया में कुछ कुशन होते हैं जिनके दबने से पेन होता है। ये रात को धोने वाले दर्द है।
यंग एज में जब रात को सोने से दर्द हो रहा हो या अर्ली मॉर्निंग सुबह दर्द हो रहा हो, ये गठिया की निशानी होती है जिसको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। सो उम्र पे डिपेंड करता है। आपकी उम्र ज़्यादा है, 72 साल की है, तो मुझे लगता है कि ये कंधे के और कूल्हे के एरिया में आर्थराइटिस हो रहा है, जो कि जोड़ के दबे रह जाने से रात के समय आपको ज़्यादा महसूस हो रहा है। सो एक बार हड्डी के डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें। मुझे लगता है कि एक बार आपको हम फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो ज़्यादा बता पाएंगे। सो मेरा आपसे निवेदन ये है कि अगर समय निकाल सकें तो मेरे पास आप आ सकते हैं स्पाइनल इंजरी सेंटर में। एक बार मैं अच्छे से देखकर फिर आपकी मदद कर पाऊंगा। जी, आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। यस, यू आर इन रेडियो डॉक्टर, और रेडियो डॉक्टर लेकर हम डेली आते हैं एफएम रेनबो पर 3 बजे से 4 बजे तक, और यहाँ पर हम बातें भी करते हैं, आपको गीत भी सुनाते हैं। हमारे रेडियो डॉक्टर बहुत सारी समझाइश आपको देते हैं और आपके जीवन, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में हम सब काम कर रहे हैं। तो आज का विषय है गर्दन का दर्द, कारण, लक्षण, उपचार। हमारे साथ डॉक्टर अंकुर नंदा। हमारे बहुत सारे श्रोता जो है हमें मैसेज कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और चाह रहे हैं पूछना कि किस तरह से डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल पर हम काम करें, हमारी सिटिंग पोस्चर क्या होना चाहिए? बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, क्योंकि हम सभी लैपटॉप्स यूज करते हैं। सो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आपका जो भी स्क्रीन है वो आपके आई के लेवल पे हो। सो ये डेस्कटॉप से थोड़ा इजी होता है, क्योंकि डेस्कटॉप जो है वो थोड़े स्क्रीन्स बड़े होते हैं। लैपटॉप्स आजकल छोटे हो गए, इसलिए मैं यूजुअली कहता हूं कि एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे लैपटॉप्स को यूज करें। दूसरा, लैपटॉप्स जो है मेरे हिसाब से अगर आपका पूरा दिन का काम है, हो सके तो एक बड़ा स्क्रीन डेस्कटॉप यूज करना प्रेफर करें, क्योंकि इससे आपके आईज में भी ग्लेयर कम होगा, नेक पोजीशन बेटर रहेगी। दूसरा, जो आपका कंप्यूटर टेबल है या जो वर्किंग स्पेस है, उसको हम प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन में डिवाइड करने के लिए बोलते हैं। इससे मतलब हमारा यह है कि जो प्राइमरी जोन है, जो चीजें आपको फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ने वाली हैं, उनको आप ऐसे डिस्टेंस पे रखिए कि आपको ज्यादा झुककर आगे झुक के ना लेना पड़े। और सेकेंडरी जोन वो डिस्टेंस है जिसमें कि आपको बीच बीच में शायद कोई एक आध रेफरेंस के लिए अगर जरूरत पड़ रही है या कोई भी चीज है, वो उसको थोड़ा दूर रखें। सो बेसिकली अपना जो डेस्कटॉप टेबल है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्राइमरी जोन में और सेकेंडरी जोन में। अपना स्क्रीन लेवल अपने आई लेवल पे रख सकते हैं। तीसरा, आपकी चेयर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि आपकी जो चेयर है वो टेबल के नीचे स्लाइड हो सके, ताकि आप अपने टेबल के पास बिल्कुल आगे पहुंच सके। कुर्सी पर बैठे बैठे आपको आगे की तरफ झुकना ना पड़े। सो आपकी चेयर हाइट ऐसे एडजस्ट होनी चाहिए, आपकी चेयर के आर्म्स इस तरह से एडजस्टेबल होने चाहिए कि वो टेबल के नीचे स्लाइड कर सकें। दूसरा, जब आप बैठते हैं आपके पैर नीचे टच होने चाहिए। कुछ लोगों के लिए इजी होता है जिनकी हाइट ज्यादा है, जिनकी हाइट कम है उनके लिए मुश्किल होता है उस तरह से एडजस्टमेंट पाना। तो फिर उनके लिए एडवाइजेबल ये है कि एक नीचे फुटरेस्ट रख लें ताकि उनके पैर उस पर टिक सकें, ताकि थाई सपोर्ट हमें प्रॉपर मिल सके, थाई पे ज्यादा प्रेशर ना आए और बैक को ज्यादा तंग ना करे। एट द एंड ऑफ द डे इन सब चीजों के साथ साथ, जैसे मैंने पहले कहा था, हर 1 घंटे 1.5 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक। तो ये प्रश्न हमसे किया था मनदीप ने रोहतक से, और ऐसा ही कुछ प्रश्न हमें भेजा है अनूप कुमार ने रांची से। तो आपको निश्चित रूप से जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हमें ये भी लिख रहे हैं कि हम किस तरह से सोएं, यानी पिलो कैसा इस्तेमाल करें। मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास जो प्रश्न आया है SS 100 जी ने लिखा है नागपुर से कि प्लीज एडवाइज व्हाट टाइप ऑफ पिलो एंड बेड वी शुड यूज टू अवॉइड नेक पेन। जी, आई थिंक काफी रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखिए, ऐसा है, यूजुअली हम लोग 2 तरीके से सोना पसंद करते हैं। या तो हम सीधा सो रहे होते हैं या साइड लेकर सो रहे होते हैं। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें सीधा सोना पसंद है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर एक पिलो लें जो पतला हो, बहुत मोटा ना हो। और अगर आप साइड लेकर सोते हैं, करवट लेकर सोते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा मोटा तकिया लीजिए, जो कि आपके गर्दन के और कंधे के बीच का जो गैप है उसको फिल कर सके। सो उसका बेसिक प्रिंसिपल यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी गर्दन सीधी रहे सोते वक्त भी। तो आप समझिए इस बात को कि अगर हम सीधा सो रहे हैं और मोटा तकिया लेंगे तो गर्दन मुड़ेगी, और अगर हम साइड में सो रहे हैं और तकिया नहीं लेंगे तो गर्दन गिरेगी। तो हम चाहते हैं कि गर्दन न्यूट्रल पोजीशन में मेंटेन रहे। तो सीधा सोते वक्त थोड़ा पतला तकिया, साइड सोते वक्त थोड़ा मोटा तकिया ज्यादा सूटेबल रहेगा। इसके सिवाय सर कुछ पिलोज अवेलेबल है मार्केट में, सर्वाइकल पिलोज कहते हैं, जो कि आपकी करवट लेने के साथ जो उनकी हाइट होती है वो डिफरेंट होती है, और सीधा सोने में हाइट डिफरेंट होती है। तो वो आपके गर्दन के कर्व को अकोमोडेट कर लेते हैं। और जहां तक कि बिस्तर का सवाल है सर, देखिए कोई भी बेड सूटेबल है, ऐसा कोई स्पेशल
फोम या कोई ऑर्थोपेडिक मैट्रेस ऐसी की जरूरत नहीं होती। हम चाहते हैं कि ऐसा सरफेस हो जो आपको कंफर्टेबल हो और बहुत ज्यादा सैगिंग ना हो। अब वो फिर रुई का गद्दा है या अपने नॉर्मल फोम के गद्दे हैं, दोनों में से कोई भी गद्दा चलेगा। बस ये है कि जो आपका मैट्रेस है वो पुराना ना हो, क्योंकि वो सैग हो जाता है। और जैसे नवार की चारपाइयां होती हैं जिसमें हम एक तरीके से झूल जाते हैं अंदर को, उस तरह की चारपाई या बेड को ना यूज करें। तो जैसे आपने बोला झूलना नहीं चाहिए, पुराना मैट्रेस नहीं होना चाहिए, तो कितना फ्रीक्वेंसी में मैट्रेस को चेंज करना चाहिए डॉक्टर साहब? मैम मेरे लिए आई थिंक ये कहना मुश्किल होगा, बट ये है कि अगर आप देखें कि आप का जो सोने की पोजीशन है उस जगह अगर मैट्रेस ढल गया है, आपको दिख रहा है कि थोड़ा बहुत वहां पे डिप्रेशन आ रहा है, देन वो मैट्रेस ओल्ड हो चुकी है ना, तो उसको डेफिनेटली चेंज करिए। जी, हमारे एक श्रोता फोन लाइन पर। हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। हेलो डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरी गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द होता है, कम से कम 10-15 साल हो गए, और मेरे हाथ कंधे में भी दर्द रहता है और गर्दन भी कैड कैड सी आवाज करती है। जब थोड़ा व्यायाम करता रहता हूँ तो आराम मिलता है, यदि एक दो दिन भूल जाता हूँ जल्दीबाजी में तो वो दिक्कत आती है। और फिर हाथों में जो है ना सर जी, हाथ में भी हल्का सा सुनपन सा आ जा यदि व्यायाम ना करूँ तो। सर आपकी उम्र कितनी है और कितने साल से ये प्रॉब्लम चल रही है? मेरी उम्र जो है 57 है सर। 57 आपने कहा? हाँ जी। और कितने साल से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ये 10-15 साल हो गए सर, लगभग 15 साल के आसपास हो गई। देखिए सर, एक बात तो पक्की है कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर ये दर्द 15 साल से चल रहा है और आप काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऐसी चीज नहीं है जो कि आपको ये परेशान कर देगी या कोई कमजोरी दे देगी। तो आप उस तरह से तो आप निश्चिंत हो जाएं, पहली चीज है ना। दूसरा, आपने कहा कि व्यायाम करता रहता हूं तो अच्छा रहता है और अगर छोड़ता हूं तो दिक्कत होती है ना। तो डेफिनेटली ये इस चीज को दर्शाता है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं और मांसपेशियां कमजोरी का इसमें डेफिनेटली एक रोल है। कई बार क्या होता है सर कि बहुत टाइम से दर्द चल रहे होते हैं और ये सिर्फ दवाइयों से और कसरत से नहीं जा रहे होते हैं। ऐसे समय में हम लोग कुछ इंजेक्शन ज़रूर लगाते हैं अपने रीढ़ की हड्डी में, जिससे कि दर्द कम हो जाता है या कंट्रोल हो जाता है, और फिर पेशेंट को व्यायाम के लिए बोलते हैं। सो क्योंकि आपका इतने सालों का दर्द है सर, मुझे 100% आपको एक आंसर देना इस समय थोड़ा सा मुश्किल लगता है। सो मेरी सलाह अगेन वही है सर कि आप एक्सरसाइजेज ज़रूर कंटिन्यू रखें, और अगर समय निकाल सकें तो एक बार हम मिल सकते हैं, आपका अच्छे से जांच कर सकते हैं और फिर आगे हेल्प कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि आपको जाना पड़ेगा और एक बार कंप्लीट चेकअप कराना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, बहुत हमने बात की कि नेक पेन होता है, किन कारणों से होता है, पर जब कोई पेशेंट आपके पास आता है ये सारे सिम्टम्स के साथ, तो किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? जी मैम, देखिए ये हमारे लिए समझना जरूरी है कि जिस तरह के सिम्टम्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि क्या टेस्ट की जरूरत है। यूजुअली अगर मरीज को सिर्फ गर्दन दर्द है और कुछ ही दिनों का दर्द है तो एक्चुअली शायद कोई टेस्टिंग की भी जरूरत ना हो। पर मान लीजिए अगर पेशेंट कहते हैं कि उनकी गर्दन को घुमाने में उन्हें आवाज लग रही है या फिर हाथों में दर्द आ रहा है, तो डेफिनेटली हम दो चीजें जरूर चेक करते हैं। एक हम करते हैं डायनेमिक एक्सरेज, मतलब कि पेशेंट को आगे झुककर और फिर पीछे झुकाकर साइड से एक्सरे लिया जाता है, जिससे हम देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई हड्डी एबनॉर्मल तरीके से तो नहीं हिल रही है, और इससे हमें समझ आ जाता है कई बार कि क्लिकिंग साउंड क्यों आ रही है, और ये यूजुअली पहली और दूसरी हड्डी के खिसकने की वजह से होती है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI से हमें एडवांटेज ये होता है कि ना सिर्फ हम हड्डियां देख सकते हैं, पर सभी तरह की डिस्क की प्रॉब्लम्स, नसों और मांसपेशियों को देख सकते हैं कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई गद्दी तो नहीं खिसक रही है, कोई नस तो नहीं दब रही है। इन दो टेस्ट से 90% चीजें, 95% चीजें जो है वो पता लग जाती हैं। तो ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है डॉक्टर साहब? इसका बेसिकली क्या दवाइयां होती हैं या कुछ ओरल मेडिसिन, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो जेल्स के फॉर्म में होती है? जी मैम, देखिए अच्छी चीज यह है कि जितने भी ये गर्दन के दर्द और हाथों में जो रेडिएशन और सुनपन वगैरह है, कहीं ना कहीं 90% केसेस में, 90% लोगों में दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से और फिजियोथेरेपी से सुधार मिल जाता है। पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह की फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं और किस तरह की कसरत करना चाहते हैं। दवाइयों में भी कई ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि मांसपेशियों के दर्द के लिए दवा, जकड़न के लिए उनको रिलैक्स करने के लिए दवा, नस के जो सुनपन के
सिम्टम्स आ रहे हैं या नस के दबने के करंट जैसे जो सेंसेशन आते हैं, उनके लिए भी कुछ स्पेशल दवाइयां अवेलेबल हैं, उनके लिए विटामिन अवेलेबल हैं जो दिए जाते हैं। इनसे 90% लोग बेहतर हो जाते हैं। वो 5-6% लोग जो सुधर नहीं रहे, उन्हें कई बार इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है जो कि रीढ़ की हड्डी में लगाए जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर। और कुछ पेशेंट्स में जिनमें जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर चलने में खराबी हो रही हो, चलने में बैलेंस खराब हो रहा हो, राइटिंग चेंज हो रही हो, स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा हो, जिसको हम माइलोपैथी कहते हैं, उन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। यानी सर्जरी भी हो सकता है करनी पड़े? जी मैम, सर्जरी करनी पड़ती है इन केसेस में, और अगर समय पे कर दी जाए मैम तो रिजल्ट्स काफी अच्छे होते हैं। अच्छा। हमें बड़ी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि जनरली पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्चर अगर सही नहीं है तो नेक पेन एक मेजर कारण है ये, पर क्या स्ट्रेस भी एक कारण हो सकता है? जी डेफिनेटली मैम, हम लोग कहते हैं कि गर्दन दर्द और कमर का दर्द कभी भी एक कारण से नहीं होते। अच्छा। उनके मल्टीपल कारण होते हैं। उसमें से पोस्चर एक कारण है, हड्डियों की कमजोरी एक कारण है, मांसपेशी की कमजोरी कारण है, विटामिन कारण है। बट आप बिलीव नहीं करेंगे मैम, एटलीस्ट 30 से 35% लोगों में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मेजर कारण निकल कर आता है। 30-35% लोगों? जी बिल्कुल, है ना। अगर आप देखेंगे, अगर किसी को आप रियलाइज करेंगे, और मेरे जो श्रोता सुन रहे हैं अभी वो भी रियलाइज करेंगे कि जिस दिन गर्दन दर्द अगर रहता है और जिस दिन काम का स्ट्रेस ज्यादा हो गया है या कोई भी मेंटल स्ट्रेस है किसी भी कारण से, आप देखेंगे कि उस दिन जो दर्द का लेवल है वो अलग ही लेवल पे होता है, काफी ज्यादा दर्द होता है। सो बेसिकली फिजिकल रीजन से दर्द हो रहा होता है, और स्ट्रेस जो है मैम उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता है। अनफॉर्चुनेटली जो ये दर्द है, जो दवाइयां हैं फिजिकल स्ट्रेस के कंपोनेंट को जरूर एड्रेस करेंगी, फिजियोथेरेपी फिजिकल स्ट्रेस कम करेगी, बट जो मेंटल स्ट्रेस से दर्द बढ़ा है उस चीज को एड्रेस नहीं करती, और इसलिए कई लोगों का गर्दन दर्द कंट्रोल नहीं होता। अच्छा। इसलिए मैं पेशेंट्स को बोलता हूं कि देखिए, आप ये जो फिजिकल चीजें एक्सरसाइज हैं ये तो जरूर करिए, पर अपने स्ट्रेस लेवल्स भी डाउन करिए। अब वो कुछ इंटरेस्टिंग करने से हो या उनका कोई भी जो डिस्ट्रेसिंग हो, मेडिटेशन हो, काउंसलिंग हो, जैसे भी हो, उसको भी करना है ताकि ये गर्दन का दर्द और कमर का दर्द कंट्रोल हो सके। क्योंकि डॉक्टर साहब, ये सिर में दर्द तो बहुत आम मैंने सुना है लोगों से कि काम बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, इसलिए सिर में दर्द बढ़ गया है या माइग्रेन हो गया है, पर नेक पेन भी इसके कारण होता है, ये मुझे नहीं पता था, आपने बताया कि गर्दन का दर्द। और आपको मैं बताता हूँ मैम, ये जो सिर का दर्द है ये भी एक्चुअली गर्दन के दर्द से रिलेटेड है। सो मैम देखिए, सिर के दर्द भी अलग अलग टाइप के हैं। अगर आपका सिर का दर्द वो दर्द है जो कि पीछे की तरफ ज्यादा है और पूरा सिर पीछे से जकड़ा हुआ लग रहा है, देन मोस्ट प्रोबेबली ये दर्द जो है गर्दन की मांसपेशियों के स्पाज्म की वजह से सिर में फैल रहा है, और ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, गर्दन से शुरू होने वाला सिर दर्द। कई सिर दर्द होते हैं जो कि जैसे कि एक ही तरफ को होते हैं, मान लीजिए आपके चेहरे में, आंख में, कान में, और पीछे की तरफ दर्द आ रहा है और एक ही तरफ पे आ रहा है। ये दर्द जो है माइग्रेन का दर्द है, जो कि गर्दन से इसका रिलेशन नहीं है। पर सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स भी मैडम बहुत कॉमन है। सो पीछे की तरफ अगर जकड़ रहा है तो मांसपेशी की जकड़न की वजह से है। तो हमारे बहुत सारे श्रोता आज इस कार्यक्रम में जुड़े। एक और मैसेज आया हुआ है आलुका जी का, 52 इयर्स की हैं, नोएडा में रहती हैं, सफरिंग फ्रॉम नेक, एल्बो एंड शोल्डर पेन। डेली आई यूज टू एक्सरसाइज इन ओपन जिम, वॉकिंग एक्सेट्रा, फिर भी इनका पेन नहीं जा रहा है। डॉक्टर साहब मैम देखिए, इन्होंने कहा कि इन्हें नेक, एल्बो और शोल्डर तीनों में दर्द हो रहा है। हाँ। हमें समझना है कि नेक, एल्बो और शोल्डर में पेन होना और नेक से जाके पूरा हाथ रेडिएट होना, दोनों में फर्क है। अगर इनको नेक और शोल्डर में और एल्बो में पेन हो रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि हो सकता है कि टेनिस एल्बो और फ्रोजन शोल्डर जैसी प्रॉब्लम कोइंसाइड कर रही है। एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन से ज्यादा पता चल पाएगा। सो मेरी सलाह यह है कि नजदीकी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर साहब को जरूर दिखाएं और उनसे सलाह लें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उन सभी श्रोताओं का जिन्होंने हमें फोन किया, हमें मैसेज किया। डॉक्टर साहब, समय बहुत कम बचा है, कुछ चलते चलते आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? लाइफस्टाइल चेंजेस करें, डाइट में क्या करें जिससे कि ये कम से कम नेक पेन्स हो? मैम मेरी तरफ से मेरे सभी श्रोताओं को यही एक संदेश है कि देखिए, जो गर्दन दर्द है बहुत घबराने वाले दर्द नहीं है। अगर हम छोटी छोटी चीजें करेंगे तो सुधर सकते हैं। पहली चीज मेरी तरफ से, मोबाइल का यूजेज जितना कम हो सके करें। मोबाइल का काम बड़े स्क्रीन लैपटॉप पे करें, पहली चीज। दूसरा, रेगुलर ब्रेक्स लें अपने स्क्रीन टाइम से, अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर रखें। बहुत सारी एप्स हैं जो आपको अलार्म देती हैं कि भाई आपका स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो आप उस पर ध्यान दें।
तीसरा रेगुलर कसरत, जो मैं हमेशा बोलता हूं, गर्दन की कसरत, गर्दन की शोल्डर्स की कसरत जो है इसमें हेल्प करेगी। और आपका आहार, 2 विटामिन B12, विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जो कि हमारी डाइट से हमें कई बार नहीं मिल पाते हैं। B12 शाकाहारी डाइट में बहुत डेफिशिएंट है और विटामिन डी हमारी डाइट में वैसे ही नहीं मिलता, सूरज देव से मिलता है जो कि हम ले नहीं पाते। तो इनकी सप्लीमेंटेशन लेना बहुत जरूरी है। इन चीजों को करेंगे तो 90% जो हमारे पेन्स हैं वो हमें तंग नहीं करेंगे। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विषय पर हमने गहन बातचीत हुई और बहुत सारे श्रोता जुड़े फोन लाइन के जरिए, मैसेज के जरिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की नेक पेन, कॉजेज, सिम्टम्स एंड क्योर पर, गर्दन का दर्द, कारण, लक्षण, उपचार पर। हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर नंदा, आप एसोसिएट डायरेक्टर हैं स्पाइन सर्विसेज, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर, नई दिल्ली में। तो उम्मीद है कि आपकी समस्याओं का समाधान हुआ होगा और बहुत सारी जानकारी आपको इस विषय पर मिली होगी। धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपको कि आपने समय निकाला, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं की जो भी परेशानियां हैं इस विषय पर उनका समाधान आपने उनको दिया। तो धन्यवाद। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम में रोज जुड़ते रहिए आप और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं आज के कार्यक्रम की या किसी भी अन्य कार्यक्रम की, हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, बदलाव के लिए हमें कोई कहना चाहेंगे या कोई टॉपिक आप चाहें कि आप सुनना चाहें, तो ये सारी चीजें आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com पर। इस पे आप हमें लिख सकते हैं और इसी तरह से जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, FM रेनबो के साथ, रेडियो डॉक्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर। धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।